बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे आईआर से मुंसलिक बात है, इंटरनेशनल रिलेशन से बात है। और आईआर में हम बात करेंगे दुनिया में अमेरिका और जापान की और सेकंड वर्ल्ड वार की, मगर इसके साथ हम करंट अफेयर्स का एक हवाला देंगे। एक बहुत बड़े राइटर हैं अमेरिकन विलियम ओची। विलियम ओची 1934 में पैदा हुए, 82 ईयर्स के हैं, अभी हाल हयात हैं। मैनेजमेंट के आदमी हैं और मैनेजमेंट थॉट पे काम करते हैं। और उन्होंने एक खूबसूरत किताब लिखी है जो कि 80s में बहुत मशहूर हुई थी। किताब का नाम है अमेरिकन कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ जापानीज़, यानी जापानीज़ की इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने 1981 में ये किताब लिखी थी। वो हवाला देते हैं सेकंड वर्ल्ड वार का। सेकंड वर्ल्ड वार तक सारी दुनिया में अमेरिकन गाड़ियाँ बहुत मशहूर थी। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी मुतारिफ़ करवाई और दुनिया में बड़ी धूम हुई और तकरीबन ममालिक में रोल्स रॉयस चलने लगी। मगर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने एक गाड़ी मुतारिफ़ करवाई जिसका नाम वॉक्सवैगन था। वॉक्सवैगन ने रोल्स रॉयस को इतनी भीड़ दे दी कि दुनिया के 140 ममालिक में ये गाड़ी चलने लगी और 60% लोग इसे यूज़ करने लगे, जो कि उस वक्त की हैसियत के मालिक थे। मगर जापान, जो कि बहुत ही कमज़ोर मुल्क था, सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत उसे शिकस्त हुई थी और बहुत सी तबाही का सामना उसे करना पड़ा था। मगर उन्होंने तेज़ी से अपने आप को इस तरह ढाला कि उन्होंने इलेक्ट्रिक सामान में बहुत बड़ा इनकलाब लाए और सबसे पहले उन्होंने गाड़ी मुतारिफ़ करवाई। जब टोयोटा दुनिया में आई तो दुनिया में एक तहलका मच गया और अमेरिकन गाड़ियां, जर्मनी की गाड़ियां पीछे रह गई। और उसके बाद टोयोटा के बाद बेशबहा कीमतों पे और सस्ती कीमतों पे इतनी सारी गाड़ियां जापान ने मुतारिफ़ करवाई कि अमेरिका हैरान रह गया। हैरत की बात ये कि अमेरिका के रोड्स पर 35% गाड़ियां भी जापान की चलने लगी। विलियम ओची लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस चैलेंज को जापान ने इतना बीट किया कि वर्ल्ड वार के 40 साल के बाद दुनिया के तकरीबन ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक और उसके बाद ये गाड़ियाँ चलने लगी और इतनी मुतारिफ़ हो गई कि हर मुल्क की अपनी कमज़ोरी होने लगी। इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में जापानी छाए हुए हैं और उनकी गाड़ियाँ चलती हैं। होंडा, सुजुकी, डाइट्सी, मित्सुबिशी, जितनी भी गाड़ियाँ आप देखें, लेक्सस, सब गाड़ियाँ जापान की चलती हैं। उसके बाद विलियम ओची ये दूसरी मिसाल देते हैं कि जब अमेरिका ने चांद पर नील आर्मस्ट्रांग को भेजा, जिसके साथ 2 और आदमी थे, कॉलिन और रेनल्ड, ये तीनों जब गए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि नील आर्मस्ट्रांग पहले प्रोफेसर थे, उसके बाद पायलट भी थे और इस टीम के कमांडर थे। 1969 में वो जब चांद पर गए और उन्होंने पहला कदम रखा तो इस सारे प्रोजेक्ट का नाम अपोलो 2 दिया गया। अपोलो 2 था कि चांद पर पहली फ़्लाइट और कदम जिसने रखा, और उस प्रोजेक्ट और इस मुहिम का नाम अपोलो 2 था। इस अपोलो 2 की हैरानकुन बात यह है कि जो खिला शटल जानी थी चांद पर, उसमें एक टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत थी कि वो आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके, और मजबूरी थी कि ऐसा कोई आला अमेरिका के पास मौजूद नहीं था और मजबूरन जापान की छोटी सी कैसेट और टेप रिकॉर्डर उन्हें लेना पड़ी और वो वहाँ गए। यानी जापान ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इतना बड़ा इनकलाब लाए कि वो दुनिया में हर चीज़ पर गालिब आ गए, और अब दुनिया का यही सबूत है कि वो हर चीज़ पर गालिब हैं और हर चीज़ को मात दे रहे हैं। यही विलियम ओची ने 80s में लिखा था 1981 की इस किताब में। क्या अमेरिका इस चैलेंजेस को फेस कर सकेगा? तो ज़ाहिरी बात है, नहीं कर सका। अब एक खूबसूरत बात जो कि ओची लिखते हैं, वो कहते हैं कि आजकल और इस दौर में जापान ने इतनी बड़ी फातह कैसे हासिल कर ली, फातह कैसे बन गया। उसका एक सबब देते हैं, कहते हैं उनका एक सबब ये है द इंक्रीजिंग ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी, यानी जो काम करते हैं उनकी लॉयल्टी को हासिल किया जाए। और वो लिखते हैं कि किससे लॉयल्टी हासिल की गई कि असातिज़ा, प्रोफेसर, मज़दूर, जिनको भी एम्प्लॉय पे रखा गया,
ان کو زیادہ سے زیادہ مراعاتیں دی گئی، سہولتیں دی گئی، چیزیں دی گئی، جس کی بدولت پر ان کی لائلٹی وفاداری حاصل کی گئی، اور جس کی بدولت پر انہوں نے اتنی بڑی بیش بہا قیمتی چیزیں بنائی جو کہ دنیا پر چھا گئی۔ آج کا دور بھی یہی ہے، جب تک ہم کسی امپلائی کی لائلٹی حاصل کریں ہم صرف چاہتے ہیں، مگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم اتنی ساری سہولتیں دیں کہ وہ خود بخود لائل ہو جائے اور ہمارے ساتھ لائلٹی پیدا کریں۔ اس کا ثبوت چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہے، کرنٹ افیئر سے اب ریسنٹلی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میوزک ٹیچر اپائنٹ کیے گئے تھے، مگر نہ انہیں پوسٹنگ دی گئی نہ رتبہ دیا گیا۔ مجبوراً انہوں نے کراچی میں آ کے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ٹیچر جو کہ مستقبل میں اپنا کام کرتے، اپنی لائلٹی دکھاتے، ان پر بری طرح سے تشدد کیا گیا اور انہیں وہاں سے ڈسٹرب کر کے وہاں سے بھگایا گیا۔ اب یہی ممالک کی حالات ہوتی ہیں کہ ایک طرف جاپان ہے کہ انہوں نے امپلائیز کو اتنی رائلٹی دے دی کہ ان کی لائلٹی لے لی، اور ہم ہیں کہ اپنے ہی اساتذہ، اپنے ہی امپلائی کو، اپنے ہی اشخاص کی اس طرح تذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر لائلٹی کی طرف نہیں آتے۔ یہی قوموں کی کامیابی ہے، یہی ممالک کی کامیابی ہے، یہی انڈسٹریل ریولیوشن ہے کہ آپ جو بھی ملازم رکھتے ہیں اسے اتنی سہولت دیں کہ وہ وفاداری کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔